जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से अल्प प्राण वर्ण कौन से नहीं है? यानी कि इन विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सभी वर्ण जो हैं वो अल्प प्राण नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इस विकल्प में ता और ना ये तो अल्प प्राण वर्ण है, जबकि धा की अगर बात करेंगे तो ये महाप्राण वर्ण है। इसलिए यही विकल्प ऐसा है जो अल्प प्राण वर्ण का नहीं है। जबकि का, गा, अंगा ये तीनों ही अल्प प्राण वर्ण हैं। चा, जा, या ये भी अल्प प्राण वर्ण है। और टाडा, अणा ये तीनों ही अल्प प्राण वर्ण के विकल्प हैं। इन तीनों विकल्पों में सभी वर्ण अल्प प्राण हैं। अल्प प्राण किसे कहते हैं? हिंदी की वर्णमाला में का से लेकर मा तक ये 25 वर्ण आते हैं, जो कि स्पर्श व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं और जिसमें कुल 5 वर्ग होते हैं। और उन 5 वर्गों में पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण होता है, जबकि दूसरा और चौथा वर्ण जो होगा वो महाप्राण वर्ण होगा। जैसे का वर्ग को अगर ले लें तो का, खा, गा, घा और अंगा, इस प्रकार 5 वर्ण का वर्ग के अंतर्गत आएंगे, जिसमें का, गा और अंगा यानी पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो होगा वो अल्प प्राण होगा। जबकि खा और घा ये दोनों दूसरे और चौथे वर्ण होंगे, जो कि महाप्राण वर्ण होंगे। इसी प्रकार 5 वर्ग के पहले, तीसरे और 5वें वर्ण जो होंगे वो अल्प प्राण होंगे, जबकि दूसरे और चौथे वर्ण जो होंगे वो महाप्राण वर्ण होंगे। अगला क्वेश्चन, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का आदि कवि ये स्वयंभू को माना जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चांदनी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? चांदनी का पर्यायवाची कौमुदी, ज्योत्सना और जुन्हाई ये तीनों ही होता है, जबकि क्वेश्चन में नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आभा ये चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यानी कि इन विकल्पों में से कौन सा ऐसा वाक्य ऐसा है जो शुद्ध है? सा प्रणाम सहित उत्तर दीजिए। सा प्रणाम के साथ साथ सहित का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए ये अशुद्ध हो जाएगा। बात करें ऑप्शन बी की, सा प्रणाम उत्तर दीजिए, ये सही विकल्प हो जाएगा, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यानी कि इन शब्दों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि अशुद्ध है, जिसकी वर्तनी शुद्ध नहीं है? तो ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। गौरव, गौरव नहीं होता है, गौरव होता है, इसलिए इसकी वर्तनी अशुद्ध हो जाएगी। जबकि आजानु, उन्नतशील और मुकुंद इन तीनों शब्द की वर्तनियाँ शुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन, ये और अय वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? छोटा और बड़ा का उच्चारण स्थान कंठ होता है। छोटी बड़ी का उच्चारण स्थान तालु होता है। ए ऐ की अगर बात करेंगे तो इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बात करें ऑप्शन डी कंठोष्ठ की, तो ओ और अ वर्ण का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? केशवदास की कौन सी रचना इनमें से नहीं है? तो ऑप्शन डी राइट होगा। गोवर्धन लीला ये सूरदास जी की रचना है। जबकि केशवदास की रचनाओं की बात कर लें तो कवि प्रिया, रामचंद्रिका और रतन बावनी ये तीनों ही रचनाएं केशवदास की हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? बात करेंगे ऊष्म व्यंजन वर्णों की संख्या की। कुल ऊष्म व्यंजन वर्णों की संख्या 4 है। कौन कौन से? तालव्यशा, दंतशा, मूर्धन्यशा और हा ये 4 वर्ण ऐसे हैं हिंदी वर्णमाला में जो ऊष्म व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। अगला क्वेश्चन, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यण संधि।
इत्यादि का अगर संधि विच्छेद करें तो इति, धन, आदि, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा। बात करेंगे संधि की तो इसमें यण संधि हो जाएगी। संधि हिंदी में 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि और अयादि संधि। जिसमें बात करेंगे इत्यादि की तो ये यण संधि हो जाएगा, जो कि स्वर संधि का एक भेद है। अगला क्वेश्चन, नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? बात करें नवरत्न में समास की तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद मिलकर किसी समूह या समाहार का बोध कराएं, वहाँ द्विगु समास होता है। अव्यय भाव की अगर बात करें तो जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, अव्यय हो या उपसर्ग हो, वहाँ अव्यय भाव समास होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, जबकि द्वंद्व समास की अगर बात करें तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला क्वेश्चन, पैर से लेकर सिर तक इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पैर से लेकर सिर तक इस वाक्यांश के लिए एक शब्द अपाद मस्तक हो जाएगा। ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बंदर दीवार पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? हिंदी में कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं। बात करेंगे इस वाक्य की कि बंदर दीवार पर बैठा है, तो यहाँ पर अधिकरण कारक हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जिन वाक्यों में कारक विभक्ति चिन्ह में, पर, भीतर इस प्रकार के विभक्ति चिन्ह आते हैं, वहाँ अधिकरण कारक होता है। अगला क्वेश्चन, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उस शब्द को क्रिया कहते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।